दोस्तों, भले ही आज पैसों के मामले में अंबानी और अडानी का नाम सबसे ऊपर आता हो, लेकिन इंडिया की असली पहचान बताना बिना टाटा और बिरला का नाम लिए पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि ये सिर्फ बिजनेस एम्पायर्स नहीं हैं, ये लोगों के इमोशंस हैं। इन्होंने ही आजादी के पहले और बाद के भी टूटे बिखरे भारत को अपने कंधों पर संभाला। आज आप देख रहे हैं बिरला फैमिली की कहानी, जिनके दिलों में सिर्फ पैसा नहीं बल्कि देशभक्ति का जुनून भी बहता है। तो आखिर किस तरह से राजस्थान के एक छोटे से व्यापारी ने इतने बड़े एम्पायर की नींव रखी, सब कुछ हम बहुत डिटेल में जानने वाले हैं आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों, बिरला ग्रुप की इस कहानी की शुरुआत होती है सेठ शोभाराम से, जो कि राजस्थान के पिलानी में एक छोटे से व्यापारी थे और सिर्फ उतना ही कमा पाते थे जिसमें उनके परिवार का गुजारा हो सके। 1840 में इनके बेटे ने जन्म लिया, जिसका नाम रखा गया शिवनारायण बिरला। शिवनारायण बचपन से ही बहुत मेहनती थे, इसीलिए काफी कम उम्र में ही वो अपने पिता के साथ काम करने लगे। लेकिन जब शिव ने देखा कि पिता के बिजनेस में उन्हें कोई खास ग्रोथ नहीं मिल रही है, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना किसी नए काम में हाथ आजमाया जाए। पर कौन सा बिजनेस, ये अब भी उनके लिए एक बड़ा सवाल बना हुआ था। और तभी उनकी ये खोज कॉटन के बिजनेस पर जाकर रुकी, क्योंकि उस समय बाहरी देशों में इसकी खूब डिमांड हुआ करती थी और ब्रिटिशर्स भी भारत से काफी भारी मात्रा में कच्चा माल खरीदकर एक्सपोर्ट किया करते थे। ऐसे में इस मौके का फायदा उठाने के लिए शिवनारायण बिरला ने भी पिलानी में कॉटन बिजनेस की शुरुआत कर दी। लेकिन फिर उन्हें बहुत जल्द समझ आ गया कि उनके इस बिजनेस आइडिया में एक बहुत बड़ी खामी है। असल में उन्हें कच्चे माल को ऊंट पर लादकर पिलानी से अहमदाबाद पोर्ट तक ले जाना पड़ता था, जहां उसकी सफाई करके उसे दूसरे देशों में एक्सपोर्ट कर दिया जाता था। अब एक तो इन दोनों लोकेशंस के बीच का डिस्टेंस काफी ज्यादा था, और दूसरा कई बार ऐसा भी होता था कि कोई सवारी न मिलने की वजह से उन्हें पैदल यात्रा करनी पड़ती थी। और फिर इन्हीं सभी प्रॉब्लम्स को देखते हुए उन्होंने सोचा कि कॉटन बिजनेस के साथ साथ उन्हें कोई और भी काम करना चाहिए। इसी बीच उनकी नजर अफीम के बिजनेस पर पड़ी, क्योंकि उस समय अंग्रेज इंडिया में अफीम की खेती करके इसे चाइना में बहुत महंगे दामों पर बेचते थे। अब शिवनारायण बिरला ने अफीम का व्यापार करने का तो मन बना लिया, लेकिन उन्हें रियलाइज हुआ कि अगर वो ब्रिटिशर्स को इसे बेचते हैं तो फिर ज्यादा प्रॉफिट नहीं कमा पाएंगे। इसीलिए उन्होंने कुछ विश्वसनीय लोगों की एक टीम बनाई और अपने माल को सीधे चाइना में एक्सपोर्ट करने का डिसीजन लिया। हालांकि इस बिजनेस में भी उन्हें उसी समस्या का सामना करना पड़ा जो कि उन्होंने कपास के बिजनेस में देखी थी। असल में उनके आसपास कोई पोर्ट नहीं था, जिसकी वजह से अफीम की सप्लाई के लिए उन्हें बार बार मुंबई जाना पड़ता था, और यह लॉन्ग जर्नी उनके प्रॉफिट मार्जिन को काफी कम कर देती थी। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए साल 1863 में शिवनारायण ने अपने पूरे बिजनेस को बॉम्बे में शिफ्ट करने का फैसला किया। और फिर जैसा उम्मीद था, यहाँ शिफ्ट होने के बाद से उनके व्यापार ने तेजी पकड़ ली और शिवनारायण ने खूब प्रॉफिट कमाया। इसके कुछ समय बाद उन्होंने बॉम्बे के अंदर ही एक कॉटन ट्रेडिंग हाउस की शुरुआत की, जिसका नाम रखा गया शिवनारायण बलदेव दास ट्रेडिंग हाउस। अब दोस्तों, शिवनारायण का तो आपको समझ आ रहा होगा, लेकिन ये बलदेव दास कौन थे? असल में बलदेव दास शिवनारायण के गोद लिए हुए बेटे थे, जिन्हें उन्होंने अपने वारिस के रूप में अपनाया था। और फिर जब शिवनारायण खुद बूढ़े हो गए, तब 1880 के शुरुआत में उन्होंने अपना सारा बिजनेस बलदेव दास को सौंप दिया। और फिर उन्होंने भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को काफी अच्छे से निभाते हुए 1887 में एक और ट्रेडिंग हाउस की शुरुआत की, जिसका नाम रखा गया था बलदेव दास जुगल किशोर। और दोस्तों, यही ट्रेडिंग हाउस बिरला फैमिली के बिजनेस एम्पायर का फाउंडेशन बना। और फिर बलदेव दास को उनके बिजनेस और सोशल कॉन्ट्रीब्यूशंस के लिए साल 1917 में अंग्रेजों के द्वारा राय बहादुर अवार्ड दिया गया। बेसिकली राय बहादुर एक ऐसा टाइटल था जो ब्रिटिश गवर्नमेंट उन इंडियंस को देते थे जो सोसाइटी के वेलफेयर में मेजर कंट्रीब्यूशन कर रहे थे, स्पेशली हिंदू कम्युनिटी से। इसके अलावा मुस्लिम और पारसी कम्युनिटी के लिए सेम ऑनर जो दिया जाता था, उसका नाम होता था खान बहादुर। दोस्तों, अब तक बलदेव दास भी बूढ़े हो चुके थे, इसीलिए 1920 में उन्होंने अपना सारा बिजनेस अपने 4 बेटों में बांट दिया और खुद बनारस जाकर आगे की लाइफ धार्मिक कामों में बिताने लगे। इस दौरान उन्होंने कई सारे धर्मशालाओं और मंदिरों का निर्माण कराया, साथ ही बहुत सारे सामाजिक काम भी किए। और फिर इन्हीं सभी कॉन्ट्रीब्यूशंस को देखते हुए साल 1925 में बिहार और उड़ीसा सरकार ने उन्हें राजा का खिताब दिया, जिसके चलते उन्हें राजा बलदेव दास बिरला के नाम से भी जाना जाता है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि बलदेव दास के 4 बेटे थे, जुगल किशोर बिरला, रामेश्वर दास बिरला, घनश्याम दास बिरला और ब्रिजमोहन बिरला। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर मैं एक छोटा सा आपको डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि अब तक के फैमिली ट्री में सब कुछ काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड था। जैसे कि शिवनारायण जी ने बलदेव दास जी को गोद लिया और फिर बलदेव दास जी के 4 बेटे हुए।
लेकिन अब से अगर हम हर एक बेटे बेटी और उनकी जनरेशन्स को समझाने लगेंगे ना, तो फिर चीजें काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। इसीलिए आगे हम सिर्फ उन लोगों की बात करेंगे जिन्होंने बिरला ग्रुप को सक्सेसफुली आगे बढ़ाने में मेजर रोल प्ले किया है। हमारा मकसद किसी भी फैमिली मेंबर को ठेस न पहुंचाकर सिर्फ स्टोरी को सिंपल रखना है। अब दोस्तों, बलदेव दास जी के 4 बेटों में घनश्याम दास यानी कि जेडी बिरला और ब्रिजमोहन बिरला ही सबसे ज्यादा सक्सेसफुल रहे। इसीलिए सबसे पहले हम जेडी बिरला जी के फैमिली के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट मेंबर्स को जानने वाले हैं। अब वैसे तो वीडियो में आगे हम यह भी जानेंगे कि कैसे बिरला परिवार के सदस्यों ने अपनी देशभक्ति की सोच और स्मार्ट इन्वेस्टमेंट के जरिए अपने एम्पायर को बुलंदियों तक पहुंचाए। घनश्याम दास यानी कि जेडी बिरला जब हाई स्कूल से निकले तो उनके पिता ने उन्हें कोलकाता बुला लिया और बिजनेस के गुर सिखाने लगे। उस टाइम पर कोलकाता दुनिया का सबसे बड़ा जूट प्रोड्यूसिंग एरिया था। जेडी बिरला ने शुरुआत में वहाँ जूट ब्रोकर के रूप में काम किया, लेकिन 1919 में उन्होंने अपने फैमिली के ट्रेडिशनल बिजनेस को छोड़ने का एक बड़ा फैसला लिया और फिर बिरला जूट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड की शुरुआत की। इस तरह से बिरला परिवार भारत का पहला इंडस्ट्रियलिस्ट फैमिली बना जिनके पास अपना खुद का जूट मिल था। हालांकि इस मिल की शुरुआत के साथ ही उनकी मुश्किलें भी बढ़ती चली गईं, क्योंकि उस टाइम इंडिया की ज्यादातर इंडस्ट्रीज पर ब्रिटिश मर्चेंट्स का कब्जा था और ब्रिटिश सरकार की पॉलिसीज यूरोपियन मर्चेंट्स को ही ज्यादा बढ़ावा देती थी। इस वजह से जेडी बिरला को काफी सारे प्रॉब्लम्स का भी सामना करना पड़ा। ब्रिटिश और स्कॉटिश मर्चेंट्स ने कई सारे अनएथिकल तरीकों से उनके बिजनेस को रोकने की भी कोशिश की, लेकिन जेडी बिरला ने अपने हौसलों से इन सभी चुनौतियों को ही पार किया। और फिर जब वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हुआ तो उनके जूट बिजनेस को भी काफी प्रॉफिट हुआ, क्योंकि ब्रिटिश और अलाइड फोर्सेस लॉजिस्टिक्स के लिए जूट की बोरियों का इस्तेमाल करते थे, जिससे जूट की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई। 1924 में जेडी बिरला ने हिंदुस्तान टाइम्स अखबार की शुरुआत की ताकि इंडिपेंडेंस स्ट्रगल के टाइम भारतीय लोगों की आवाज को मजबूती से उठाई जा सके। 1926 में जेडी बिरला ब्रिटिश इंडिया की केंद्रीय विधानसभा के सदस्य चुने गए, जहां उन्होंने भारतीयों के हितों को मजबूती से पेश किया। इसके अलावा 1932 में महात्मा गांधी के साथ मिलकर उन्होंने हरिजन सेवक संघ की स्थापना की, जो कि उस टाइम का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सोशल इनिशिएटिव था। इस संघ के फाउंडिंग प्रेसिडेंट के रूप में जेडी बिरला ने समाज के कमजोर वर्गों के लिए काफी सारा काम किया। इसके बाद आया साल 1942, जब जेडी बिरला ने हिंदुस्तान मोटर्स की नींव रखी। जी हाँ, वही हिंदुस्तान मोटर्स जिसकी एम्बेसडर कार ने कई डेकेड्स तक भारत के सड़कों पर राज किया। और दोस्तों, जेडी बिरला साहब यहीं पर नहीं रुके, बल्कि क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान उन्होंने महसूस किया कि भारत को एक ऐसे बैंकिंग सिस्टम की जरूरत है जो कि पूरी तरह से इंडियन कैपिटल और मैनेजमेंट के तहत काम करे, क्योंकि उस समय सभी बैंक्स ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में थे और भारतीयों की बैंकिंग नीड्स को लेकर उनकी पॉलिसीज भी अच्छी नहीं होती थी। और फिर इन्हीं सभी प्रॉब्लम्स का ही सोल्यूशन निकालने के लिए जेडी बिरला ने 1943 में यूनाइटेड कॉमर्शियल बैंक लिमिटेड यानी कि यूको बैंक की शुरुआत की, ताकि ये इंडियन एंटरप्रेन्योर्स, बिजनेसमैन और आम जनता की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए काम करे।